हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आशा है आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बहुत प्रसन्न होंगे और ढेर सारी पढ़ाई भी करते होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी कक्षा 7 में। और आज हम कराने जा रहे हैं वाणी श्रृंखला से हमारा समाज और पर्यावरण। आज हम कराने जा रहे हैं पाठ 17 और पाठ 17 में हम पढ़ेंगे भारत में प्रशासन और विकास, एडमिनिस्ट्रेशन एंड डेवलपमेंट इन आवर कंट्री, यानी कि इन इंडिया। और सबसे पहले है भूमिका। राज्य और जिला प्रशासन, राज्य सचिवालय, जिला प्रशासन, जिला कलेक्ट्रेट, अनुमंडलीय अधिकारी, तहसीलदार, कानूनगो एवं पटवारी, राज्य की पदानुक्रम व्यवस्था और पंचायती राज। प्रशासनिक दृष्टि से भारत को 28 राज्यों तथा 8 केंद्रीय प्रदेशों में विभाजित किया गया है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की अपनी अपनी विधायिकाएं होती हैं। भारत के राजनीतिक मानचित्र में हम सभी राज्यों और संघ शासित प्रदेशों का उनकी राजधानियों को पहचान कर पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं राज्य और जिला प्रशासन। समग्र देश की एकता और अखंडता की खातिर प्रत्येक राज्य और संघ शासित प्रदेश में एक समान प्रशासनिक व्यवस्था लागू की गई है। प्रशासन को कुशलतापूर्वक चलाने के लिए हर राज्य को जिलों में बांट दिया गया है। कुछ जिले बहुत बड़े हैं जबकि कुछ अन्य की जनसंख्या सघन है। जिलों को आगे अनुमंडलों या तहसीलों में बांटा गया है। प्रत्येक अनुमंडल में अनेक गांव होते हैं। भारत का प्रशासन सुविधाजनक रूप से कुशलतापूर्वक चलाने के लिए भारत को विभिन्न राज्यों में बांटा गया है और राज्यों को आगे जिलों में बांटा गया है। सबसे पहले है राज्य सचिवालय। राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य का राजनीतिक मुख्य जो प्रमुख होता है वो कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। मुख्यमंत्री ही मंत्रिपरिषद का मुखिया होता है। सरकार की कार्यकारी शक्तियों को विभिन्न विभागों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक विभाग का किसी न किसी मंत्री के पास ही प्रभार होता है। इन विभागों के अधिकारीगण अथवा सरकारी अफसर संबंधित मंत्री के समस्त प्रभाव के तहत ही रहते हैं। विभाग का प्रमुख अधिकारी सचिव कहलाता है। सचिव भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी कि IAS से जुड़ा होता है। इन सेवाओं में लगे लोगों की नियुक्ति दिल्ली स्थित संघ लोक सेवा आयोग द्वारा की जाती है। सचिव विभाग के सभी नीतिगत एवं प्रशासनिक मामलों पर मुख्य सलाहकार होता है। सचिव सरकार द्वारा बनाई गई नीतियों और निर्णयों का पालन करने हेतु भी जिम्मेदार होता है। सचिव का कार्यालय सचिवालय कहलाता है। मंत्री का कार्यकाल आमतौर पर सचिवालय में ही होता है। बड़ी संख्या में अधिकारीगण ही कार्य निष्पादन करते हैं। ये हैं संयुक्त सचिव, उप सचिव, अवर सचिव, प्रशासनिक अधिकारी, उच्च प्रभागीय लिपिक, निम्न प्रभागीय लिपिक, दफ्तरी और अन्य सेवाकर्मी जो सरकार के कार्य को आगे बढ़ाते हैं। आमतौर पर यहाँ पदानुक्रम व्यवस्था चलती है। यहाँ पे जाकर पदानुक्रम व्यवस्था चलती है और अधीनस्थ मंत्री से लेकर सचिव व अन्य संबंधित अधिकारियों तक ऊपर से नीचे चलता है। सरकार की प्रणाली अधिकारी तंत्र या दफ्तरशाही कहलाती है। अब आएंगे हम जिला प्रशासन। जिला भारत में प्रशासन की प्रमुख इकाई है। सन 2011 की जनगणना के अनुसार देश में कुल 640 जिले हैं। किसी जिला क्षेत्र में सार्वजनिक कार्यों के प्रबंधन का दायित्व जिला प्रशासन का ही होता है। भारत में जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी उपायुक्त अथवा जिलाधिकारी अथवा कलेक्टर कहलाते हैं। जिले को अनुमंडलों में बांटा जाता है। प्रत्येक अनुमंडल को एक अनुमंडलाधिकारी के अधीन रखा जाता है। अनुमंडलों को तहसीलों में बांट दिया जाता है। तहसील का मुख्य अधिकारी तहसीलदार होता है। तहसील को फिर परगना नामक ग्राम समूहों में बांट दिया जाता है और प्रत्येक परगना कानूनगो के अधीन रहता है। परगना को आगे गांव में बांट दिया जाता है जिसका प्रमुख कौन होता है?
पटवारी। तो इस तरह से बच्चों इनका डिवीज़न इनके भाग जो है वो बांटते चले जाते हैं। अब हम पढ़ेंगे जिला कलेक्ट्रेट। उपायुक्त को कभी कभी जिला कलेक्टर भी कहा जाता है, जो कि उसके द्वारा निष्पादित कार्य विशेष के आधार पर है। जिला अधिकारी जिले के प्रशासन में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जिला प्रशासन प्रमुख के रूप में कलेक्टर का एक अद्वितीय स्थान होता है। कुछ राज्यों में उसे जिलाधीश, जिलाधिकारी अथवा जिला मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है। कलेक्टर के रूप में उसके प्रमुख कार्यों में क्या क्या शामिल है? कलेक्टर के रूप में उसके प्रमुख कार्यों में शामिल है भू आलेखों का रखरखाव, करों एवं राजस्वों की वसूली आदि। बाढ़, अकाल अथवा ओलावृष्टि आदि के कारण फसलों को हुई हानि की स्थिति में वही राहत एवं बचाव के लिए आदेश देता है और नुकसान का मुआयना करता है। इस हैसियत से कलेक्टर को अनुमंडलाधिकारियों का सहयोग प्राप्त होता है, जो एक अनुमंडल अथवा जिला इकाई की व्यवस्था को देखते हैं। जिला मजिस्ट्रेट के रूप में उपायुक्त कानून एवं व्यवस्था कायम रखने के लिए जिम्मेदार होता है। वे जिले के अधीनस्थ दंडाधिकारियों के रूप में नियंत्रण बनाए रखते हैं। उसके पश्चात है जिला विकास अधिकारी। विकास परियोजनाओं की कार्यवाही को देखता है। वह जिला क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं व अन्य योजनाओं, विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए उत्तरदायी होता है। कौन? जिला विकास अधिकारी विकास परियोजनाओं की कार्यवाही को देखता है। वह जिला क्षेत्र में पंचवर्षीय योजनाओं व अन्य विकास योजनाओं को कार्यान्वित करने के लिए भी उत्तरदायी होता है। अब है अनुमंडलीय अधिकारी। अनुमंडल जिले की एक इकाई होती है। जिले के अनुमंडलाधिकारी अथवा उप कलेक्टर के प्रभाराधीन होते हैं, जो कि हर राज्य प्रशासनिक सेवा से आते हैं। अनुमंडलाधिकारी कुछ उसी तरह के कार्य करता है जो कि अनुमंडल स्तर पर उप कलेक्टर द्वारा किए जाते हैं। अनुमंडलाधिकारी उपायुक्त को सहायता प्रदान करता है और जिला प्रशासन का अभिन्न अंग होता है। अब पढ़ते हैं हम तहसीलदार। तहसीलदार का क्या कार्य होता है? अनुमंडलों को आगे तहसीलों में बांटा जाता है। हर तहसील को एक तहसीलदार के प्रभाराधीन रखा जाता है। वे अधीनस्थ राज्य सेवा से आते हैं। उनको अपने काम में मदद नायब तहसीलदारों एवं अन्य स्थानीय अधिकारियों से प्राप्त होती है, जैसे पुलिस अधिकारी, अभियंता, पशु चिकित्सक, कृषि विशेषज्ञ आदि। अगला है कानूनगो एवं पटवारी। तहसीलदारों की मदद करने के लिए परगना अथवा ब्लॉक स्तर पर कानूनगो और ग्राम स्तर पर पटवारी नियुक्त किया जाता है। वे गांव के राजस्व अभिलेख रखते हैं और राजस्व वसूली में सहायता करते हैं। इसके पश्चात है विकास एवं परिवर्तन। जिला एवं अवर स्तर के सभी अधिकारीगण जन कल्याण में ही लगे रहते हैं। वह प्रत्यक्ष सुधार एवं विकास के लिए प्रशासनिक नेतृत्व एवं क्षमता प्रदान करने में पहल करते हैं। विकास कार्यक्रमों को करने हेतु मूल उपकरण राज्य का प्रशासन तंत्र ही होता है। राजनीतिक नेतृत्व आपूर्ति प्राथमिकताओं को पूरा करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान करता है। सरकारी अधिकारी, प्रशासनिक सेना। जिला कलेक्ट्रेट अथवा उपायुक्त जिला, अनुमंडलाधिकारी अनुमंडल, तहसीलदार तहसील, नायब तहसीलदार किसी तहसील का भाग, कानूनगो, परगना और पटवारी ग्राम समूह। राज्य की पदानुक्रम व्यवस्था। अब हम पढ़ेंगे राज्य की पदानुक्रम व्यवस्था। भारत चूंकि एक कल्याणकारी राज्य है, आर्थिक विकास के क्षेत्र में सरकार की महती भूमिका होती है। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य द्रुत सामाजिक आर्थिक विकास और शीघ्र एवं सस्ता न्याय सुनिश्चित करने के दृष्टिकोण से ग्रामीण जनता के लिए शक्तियों, प्रकारों एवं प्राधिकार के लोकतांत्रिक विवेक एवं हस्तांतरण संबंधी एक प्रणाली विकसित करना है। इस लिहाज से पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से आर्थिक नियोजन ही
मुख्य विकास का उपकरण सिद्ध होता है। भारत ने स्वतंत्रता प्राप्ति के तत्काल बाद ही नियोजित आर्थिक विकास पर काम करना शुरू कर दिया। भारत में आर्थिक नियोजन राज्य द्वारा रखे गए कुछ सुपरिभाषित उद्देश्यों के अधिकतम उपयोग हेतु पूर्ण सजगता एवं समझदारी से चलाई जा रही प्रक्रिया है। भारत में नियोजन की वास्तविक शुरुआत 1950 में की गई। इसके लिए जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय योजना आयोग का गठन किया गया। जुलाई 1959 में आयोग ने पहली पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसकी समयावधि 1 अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक तय की गई थी। 12वीं और अंतिम पंचवर्षीय योजना 2017 में खत्म हो गई थी। इसकी समयावधि 2012 से 2017 तक की थी। हरित क्रांति और श्वेत क्रांति की बदौलत भारत खाद्य उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि को दिया गया सर्वोच्च महत्व इस बात से सबसे अच्छी तरह जांचा जा सकता है कि प्रत्येक योजना में इस क्षेत्र को कितना आवंटित किया गया। सन 1967-68 में हरित क्रांति से खाद्यान्न उत्पादन, खासकर गेहूं, चावल, चीनी और फलों आदि के उत्पादन में तेजी से वृद्धि हुई, जिसने देश में 1998 में 3.56 करोड़ टन के रिकॉर्ड उत्पादन को छूते हुए एक संतोषजनक खाद्य सुरक्षा प्रदान की। नियोजित विकास से गत 3 दशकों में भारत का औद्योगिक विकास वास्तव में प्रशंसनीय रहा है। देश अब उपभोक्ता वस्तुओं, कुछ बुनियादी वस्तुओं जैसे लोहा व इस्पात के उत्पादन में न्यूनाधिक आत्मनिर्भर है। विद्युत उत्पादन क्रमशः यथेष्ट रूप से बढ़ा है और आधारभूत संरचना पर्याप्त रूप से भावी और औद्योगिक प्रगति के लिए विकसित हुई है। नई औद्योगिक नीति 1991 में औद्योगिक लाइसेंस प्रणाली को समाप्त कर अर्थव्यवस्था एवं उद्योगों का प्रबलतापूर्वक उदारीकरण करने का प्रयास करती है। नई नीति ने भारत के आर्थिक इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ा है। विशाल राष्ट्रीय उद्यमों से साझेदारों के रूप में, न कि प्रतिद्वंदियों के रूप में, सरकार और व्यापारियों को लाने के उद्देश्य से इसको और अधिक बाजारोन्मुखी बनाना है। योजनाओं के दौरान अपनाए गए गरीबी उन्मूलन उपायों का प्रभाव काफ़ी अच्छा रहा है। गरीबी उन्मूलन के परिप्रेक्ष्य में उत्तरोत्तर योजनाओं के उद्देश्य के साथ सुसंगत अनेक सामान्य और विशेष कार्यक्रम भी चलाए गए ताकि गरीबी की जीवन दशा कुछ सुधारी जा सके। केंद्र द्वारा प्रायोजित अनेक गरीबी उन्मूलन का कार्यक्रम शुरू किए गए हैं। ये समस्त विकास एवं परिवर्तन राज्य सरकारों एवं उनके प्रशासन तंत्र की मदद से ही संभव था। राज्यों ने राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तर पर विकास करने एवं प्रशासन तंत्र को मजबूत करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं। जिले के विकास से जुड़े क्रियाकलापों में कलेक्टर को महती भूमिका सौंपी गई है। उसके विकास संबंधी कर्तव्यों में सिर्फ अपने क्षेत्र का आर्थिक विकास बल्कि सामाजिक विकास भी शामिल है। अज्ञानता को दूर करना, अंधविश्वास मिटाना, सामुदायिक परियोजनाओं को बढ़ाना, शरणार्थियों का पुनर्वास और अधिकारियों एवं कर्तव्यों के विषय में जागरूकता को बढ़ावा देना। कलेक्टर के इन सामाजिक कर्तव्यों ने उसे क्षेत्र के लोगों में से निकलकर आया व्यक्ति बना दिया और लोगों के संपर्क में आने हेतु अवसर भी दिया। इसके बाद पढ़ेंगे अब इसके पश्चात पंचायती राज। पंचायती राज स्थानीय स्वशासन की एक प्रणाली है जो लोकतांत्रिक तरीके से एक पूर्व निर्वाचित परिषद अथवा पंचायत द्वारा चलाई जाती है। पंचायती राज की संस्था विशेष रूप से ग्रामीण जनता के लिए बनी है ताकि गरीब क्षेत्रों की समस्या का ध्यान रखा जा सके। पंचायती राज व्यवस्था में एक 3 स्तरीय संरचना है। कौन कौन सी है? ग्राम पंचायत यानी कि ग्राम स्तर, पंचायत समिति यानी कि खंड स्तर और जिला परिषद यानी कि जिला स्तर। जबकि अधिकांश राज्यों ने इस 3 स्तरीय संरचना को अपनाया है। कुछ राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों
में केवल 2 स्तरीय व्यवस्था है। पंचायती राज संस्थाओं को स्वशासी संस्थाओं के रूप में काम करना है, जिनके पास आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय के लिए योजनाएं निरूपित एवं क्रियान्वित करने हेतु शक्ति एवं प्राधिकार होंगे। अतः पंचायती राज दूसरों पर निर्भर हुए बिना ही सहभागिता निभाने में अपनी समस्याओं को हल करने हेतु अवसर प्रदान करता है। आज भारत में स्वागत योग्य परिवर्तन के लक्षण दिखाई पड़ते हैं। समाज कल्याण योजनाओं का लक्ष्य गरीब लोगों की दशा सुधारना ही है। इसमें जलापूर्ति, बिजली, सड़क निर्माण, अस्पताल, औषधालय, विद्यालय एवं प्रौढ़ शिक्षा केंद्र जैसी मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराना भी शामिल है। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम गरीब परिवारों के लिए सामाजिक सहायता हेतु अनेक योजनाएं शुरू करता है। सन 1995 में इंदिरा महिला योजना नामक एक योजना शुरू की गई थी ताकि महिलाओं के विकास हेतु योजनाओं को संगठित रूप दिया जा सके। संस्थागत कार्यप्रणाली निर्णय प्रक्रिया में महिलाओं की भागीरथी सुनिश्चित करने में मदद करेगी। जवाहर रोजगार योजना, जो कि ग्राम पंचायत के माध्यम से लागू की जा रही है और जो गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले ग्रामीण परिवार में से कम एक व्यक्ति को रोजगार की गारंटी देती है। सन 1989 में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 25 दिसंबर 2000 को शुरू की गई थी। इसका लक्ष्य है सभी असंबद्ध वास स्थानों को सभी मौसम में सुरक्षित बनी रहने वाली सड़कों से जोड़ना। महत्वाकांक्षी योजना स्वजलधारा का उद्देश्य था देश में सभी गांवों को पेयजल उपलब्ध कराना। यह योजना परियोजना के क्रियान्वयन एवं प्रबंधन हेतु पंचायतों अथवा समुदायों के लोगों को शामिल करने पर आधारित थी। भारत के इतिहास में पहली बार 1991-2001 दशक के दौरान निरक्षरों की संख्या में भी कमी आई है। 6 से 11 आयु के वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की प्रतिष्ठा 6 से 11 आयु वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों की प्रतिशतता बढ़ी है। इसके अलावा वयस्कों की शिक्षा के लिए भी विभिन्न प्रौढ़ शिक्षा के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जैसे राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा योजना और राष्ट्रीय साक्षरता मिशन। इन विकासात्मक एवं साक्षरता कार्यक्रमों के कारण भारत की साक्षरता दर 2001 के अनुसार 65.38% थी। सन 2011 के अनुसार 74.4% पहुंच गई है। ग्राम विकास हेतु उत्तरोत्तर पंचवर्षीय योजनाओं के लिए विशाल धनराशि भी खर्च की गई है। इससे निसंदेह गांव में एक संपूर्ण परिवर्तन आया है। दिन का भोजन अर्थात मिड डे मील योजना स्कूल जाने वाले बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर को सुधारने के लिए शुरू की गई है। ग्रामीण समूह जीवन बीमा योजना में गरीबी की रेखा से नीचे के लोग भी जाएंगे। इस अभूतपूर्व योजना में गांव के हर गरीब आदमी का जीवन बीमा किया जाएगा। ग्रामवासियों के समक्ष आने वाले विभिन्न जोखिमों को देखते हुए यह एक उत्कर्ष योजना है। इसमें बीमे की अवधि आधी किश्त राज्य द्वारा चुकाई जाएगी और शेष ग्रामवासियों द्वारा। हाल के वर्षों में कंप्यूटर, रेडियो, दूरसंचार एवं टेलीविजन कार्य सेवाओं को चुनते हैं। इसका विस्तार गांवों तक किया गया है ताकि जागरूकता में वृद्धि की जा सके और जीवन की गुणवत्ता के प्रभाव की भी। उपग्रह एवं संचार औद्योगिकी के साथ आधुनिक युग ने जीवन की गुणवत्ता को बेहद प्रभावित किया है। कंप्यूटर ने ग्रामीण भारत में प्रवेश कर लिया है और कंप्यूटर संबंधी शिक्षा ने देश में बच्चों पर अपना सुखद प्रभाव छोड़ा है। तो ये था हमारा आज का महत्वपूर्ण पाठ और अब है कुछ याद रखने योग्य बातें। भारत का प्रशासनिक सुविधाजनक रूप से कुशलतापूर्वक चलाने के लिए भारत को विभिन्न राज्यों में बांटा गया है और राज्यों को आगे जिलों में बांटा गया है।
भारत में जिला प्रशासन का प्रमुख अधिकारी उपायुक्त अथवा जिलाधिकारी अथवा कलेक्ट्रेट कहलाता है। सन 2011 के अनुसार भारत में लगभग 640 जिले हैं। सन 2023 में 766 जिले और 721 जिले 28 राज्यों में से हैं और शेष 45 जिले भारत के 8 केंद्र शासित जिलों में से हैं। जुलाई 1959 में आयोग ने पहली पंचवर्षीय योजना की रूपरेखा प्रस्तुत की, जिसकी समयावधि 1 अप्रैल 1951 से मार्च 1956 तक तय की गई थी। तो ये थी इस पाठ की कुछ याद रखने योग्य बातें जिनको आपको विशेष रूप से याद रखना है। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है बच्चों, और हमेशा की तरह इसका अभ्यास कार्य आप स्वयं करेंगे। और इसके साथ हमारे आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। आभार।